हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेयरी शिक्षा। मैं हूं रवि शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं अपने एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है केंद्रक यानी कि न्यूक्लिक एसिड। इसे न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। देखो, न्यूक्लिक एसिड इसे बोलते क्यों है? क्योंकि ये कोशिका के केंद्र के अंदर बनता है, इसलिए इसे केंद्रक भी बोलते हैं। इस केंद्रक को दो भागों में डिवाइड किया गया, डीएनए और आरएनए। कितने भागों में? डीएनए और आरएनए में। इसे डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये इसका पूरा नाम है, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि एसिड। और बात करें इसकी तो इसे बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो देखो, अगर मैं इसकी पहले सबसे इसकी खोज के बारे में बताऊं तो देखो, जो कार्लसबर्ग थे, मतलब सबसे पहले इसे किसने देखा था हमारे अंदर, मतलब इसे कोशिका के अंदर सबसे पहले इसे किसने देखा था? तो कार्लसबर्ग के द्वारा इसे देखा गया था। ठीक है ना? किसके द्वारा देखा गया था? कार्लसबर्ग के द्वारा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, देखना। कार्लसबर्ग के द्वारा देखा गया, लेकिन जो इसकी ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, द्विकुंडलित है ना, ये मतलब ये कुंडली है ना, एक तरीके से ये द्विकुंडलित बोला जाता है इसे। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो याद रखना, अगर कि ये अवलोकन की बात कर रहा तो कार्लसबर्ग, और अगर ये कहता कि इसका ये स्ट्रक्चर दिया था, ये किसने दिया था? तो वो थे वाटसन एंड क्रिक। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इससे कि ये बताओ कि ये डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? अभी तो मैंने बताया कोशिका में पाया जाता है। कोशिका के अलावा और कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है माइक्रोकोन्ड्रिया में, है ना, और पौधों के हरित लवक में ये भी पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः कहाँ मिलता है? ये कोशिका के केंद्रक में। अब मैं इसके पूरा डिटेल से तुम्हें इसे बताता हूं। देखो, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, पता ही होगा। उसमें से एक कोशिका को उठाओ, मतलब हमारे शरीर के अंदर असंख्य कोशिका हैं, उनमें से किसी एक कोशिका को हम उठाते हैं और कोशिका के केंद्रक में हम जाते हैं, तो क्या मिलता है हमें? वहां पे गुणसूत्र मिलता है, जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी या 46 मान लो, है ना। 23 जोड़े होते हैं, ये जुड़े हुए आपस में, जिस देख सकते हो ये क्रोमोसोम ही है। और या इसे बोलते 46, कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना, या 23 जोड़े। इसे अब हमने क्या करा, इस क्रोमोसोम को और इसके अंदर जाकर देखा, मतलब और इसके अंदर, मतलब इसे और खींच के देखा, इसके अंदर है क्या। तुम ये देख रहे होंगे ना, ये चित्र, ये इस तरीके से, ये तो ये क्या है? ये है डीएनए। तो इस गुणसूत्र को अगर हम खींचेंगे तो हमें जाकर क्या मिलेगा? डीएनए। फिर से समझो, हमने एक शरीर में से कोशिका ली, बताया असंख्य सेल यानी कोशिका से मिलकर हुआ हमारा शरीर बना हुआ। उस कोशिका को हमने क्या करा, और उसके मतलब उस कोशिका के केंद्रक में गए, उसे मतलब पूरा और माइक्रोस्कोप की सहायता से उसके अंदर देखा, उसके केंद्रक में देखा, तो हमें क्या मिले? गुणसूत्र मिले। क्या मिले? गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम बोला जाता। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 या 46, 23 जोड़े या 46, है ना। और इसे फिर इसमें से इसके जो गुणसूत्र होते हैं, इनमें से एक जोड़े को उठाया और उसमें से फिर उसे खींचा, यानी कि उसके अंदर और देखा क्या है, तो हमें क्या मिला? डीएनए। तो ये देख रहे हो तुम, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? ये डीएनए है। इस डीएनए को और अच्छे तरीके से खींचा, अभी यहां देख सकते हो तुम, इसे और अच्छे से खींचा, तो ये क्या हो गया? ये मिल गया हमें जीन। तो दोस्तों, ये किसने बताया? इस तरीके से खींचा। देखो, मैंने बताया ना भी डीएनए, ये किसने? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जोहानसन, इनके द्वारा क्या करा गया? इस डीएनए को और खींचा गया, यानी कि इसका और अवलोकन करा गया अंदर तक जाके। तो ये क्या हो गया? इसके अंदर से क्या निकल गया है? जीन। तुम इसे अगर ऐसा कर दोगे अंदर, इसे ये पूरा खींचा है ना भी, इसे तुम और अंदर कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए। डीएनए को पूरा समेटोगे, क्या बन जाएगा? गुणसूत्र। सेम रिवर्स कंडीशन, गुणसूत्र को खींचोगे डीएनए, डीएनए को खींचोगे तो जीन। इसे क्या बोलते हैं? बीच में जो है ये क्या देखा गया, इसका जो अवलोकन करा गया, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसके बारे में बात करेंगे अभी। दोस्तों, डीएनए काम क्या करता है? डीएनए का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन देना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या? बच्चा जो माँ के पेट में होता, उसे ये कैसे पता चलेगा कि उसके हाथ में 5 ही उंगली होनी चाहिए? उसे ये कैसे पता चलेगा उसके 2 ही हाथ होने चाहिए? उसका ये कैसे पता चलेगा कि उसकी नाक यहाँ पे होनी चाहिए, उसका मुंह यहाँ होना चाहिए? ये चीजें कैसे पता चलेगी? ये काम करता हमारा डीएनए। माँ के पेट में जो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता, वो करता डीएनए, है ना। अगर
कभी कभी तुमने देखा होगा कि कुछ के 6 उंगली भी होती है ना, कुछ के पूंछ भी निकल आती, कुछ के अलग अलग कंडीशन होती है उनके। तो वो क्या होता है, उनके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन डीएनए के द्वारा चली जाती। तो वो क्या हो जाता है, वे थोड़े से अफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जैसे 6 उंगली वाले देखे होंगे इस तरीके के हो जाते हैं। तो अब प्रश्न ये बनता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम कौन करता, तो ऑप्शन क्या आएगा, डीएनए। अगर मान लो डीएनए ना दिया गया तो क्या होगा, जीन, तो जीन भी लगा सकते हैं हम। मान लो डीएनए भी ऑप्शन में नहीं है, जीन भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या दे रखा हो, गुणसूत्र, गुणसूत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि है तो सब कुछ एक ही ना। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम सारा ये चीजें कौन करता, ये करता डीएनए, जिसे खींच कर बना दिया हमने जीन, और इसे फिर समेटा पूरे को तो बन गया गुणसूत्र। ये बोला जाता पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, क्यों, क्योंकि पहलवानी उसकी मसल में है, यानी कि उसके हाथों में, हाथों पैरों में, उसकी कोशिका के अंदर, कोशिका के केंद्रक में उसके पहलवानी नहीं है ना। जैसे ये है कि कोई तुमने साइंटिस्ट देखा था, आइंस्टीन थे, आइंस्टीन के जो उनका दिमाग था, जो उनका ब्रेन था, जो इंफॉर्मेशन थी, ये जो उनके अंदर जो मतलब ज्ञान था, वो कहाँ था, उनके दिमाग में था, ना कि उनकी कोशिका के केंद्रक में। अगर जो चीज कोशिका के केंद्रक में पहुंच गई, वो अगली पीढ़ी के अंदर जरूर जाएगी। मान लो कि अगर वही उनके अंदर जो दिमाग था, मतलब जो उनके अंदर ज्ञान था, इंफॉर्मेशन थी, या जो माइंड था उनका, वो अगर उनकी कोशिका के अंदर होता, तो उनकी जो बच्चे थे उनके अंदर भी वो जरूर जाता, है ना। तो जो चीज कोशिका के केंद्रक में है, जो जीन में है, वो जो पिता के अंदर है, वही सिमिलर ही बेटे के अंदर भी ये गुण होगा उसके। अगर किसी को चेक करना कि ये किसका बेटा है, तो उसका डीएनए चेक किया जाता है ना, उसका अगर पूरा बायोडाटा निकालना तो अब मैंने तुम्हें डीएनए की संरचना बता दी। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल हेलिकल। तो ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये इसकी संरचना कैसी, द्विकुंडलित, यानी कि डबल हेलिकल। अगर मैं आरएनए की बात करूं, वो क्या होती, एक कुंडलीय होती, ऐसे इस तरीके से, है ना। यहां देखो फिर से, एक कुंडलीय होती है उसकी संरचना, है ना। और इसकी जो ये बाहर की ये होती है, इसे क्या बोला जाता, न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं इसके जहां पे ये देखो इस तरीके से, ये यहां से चला, ये यहां का मिला, और यहां से आकर यहां मिला, तो इसे क्या बोला जाता, इसे बोला जाता क्रोमोटीन। तो ये पॉइंट याद रखना, यानी कि ये सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि डबल हेलिकल किसी में अगर है तो वो क्या है, डीएनए, और सिंगल है तो वो क्या है, आरएनए। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहां पे मिलते हैं वो उसे क्रोमोटीन बोला जाता। डीएनए को फिर से दो, डीएनए किस किस चीज से मिलकर बना होता, क्या क्या उसके अंदर होता, तो डीएनए के 2 भाग होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, है ना। ये पूछा जाता क्वेश्चन कि डीएनए के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता, तो देखो तत्व कौन सा पाया जाता, वो होता फास्फेट, है ना। वो न्यूक्लियोसाइड लगा गया है, न्यूक्लियोसाइड नहीं होता वो, तो वो होता है इसके अंदर कौन सा है, फास्फेट तत्व पाया जाता है ना। और इस अगेन न्यूक्लियोसाइड को 2 भागों में डिवाइड करा गया, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर, देखो अभी मैं डीएनए और आरएनए की बात कर रहा हूं, डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा यानी कि शुगर पाई जाती, तो इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज, है ना। तो क्यों, डीएनए से डी से याद रख सकते हो, डीएनए है ना। और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर ही सेम ये होता, बहुत ज्यादा चेंज नहीं, भी बताऊंगा यहां पर आगे, जब यहां आएंगे तब बताऊंगा। आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, आरएनए के अंदर होती राइबोस शर्करा, है ना। राइबोस शुगर के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें शुगर बता दिया, फास्फेट बता दिया। और अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। देखो बाबू, प्यूरिन, नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, प्यूरिन और पायरेडिमिन, है ना। ये देखो, ये क्या है, प्यूरिन और पायरेडिमिन। इसे अगेन 2 भागों, ये इसके 2 भाग होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, और इसका क्या होता है, थाइमिन और साइटोसिन। अगर हम क्या करें, इस थाइमिन की जगह अगर हम उठा के यूरेसिल को रख दें, तो ये पूरा का पूरा क्या स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, आरएनए का। अभी तो डीएनए का, अगर यहाँ पे थाइमिन है तो क्या है, डीएनए। और अगर यहाँ पे इसे पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बाकी इसे डीएनए, इसे थाइमिन को उठा के यहाँ पे यूरेसिल अगर तुम रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये आरएनए का पूरा वो बन जाएगा, स्ट्रक्चर एक तरीके से बन जाएगा इसके अंदर का, मतलब एक तरीके से आरएनए बन जाएगा ये, है ना। देखो प्यूरिन के अंदर एडेनिन होता और गुआनिन होता, इसके पायरिडिमिन के अंदर क्या होता, थाइमिन होता और साइटोसिन होता। ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके द्वारा ही जुड़े होते हैं, इसके द्वारा ये आपस में जुड़े। इस चित्र के अंदर तुम देखो, ये क्या है, इधर वाला क्या है, ये है प्यूरिन, और ये वाला क्या है, ये वाली संरचना क्या है, ये इसे बोलते हैं पायरिडिमिन, है ना।
प्यूरिन पायरिडीन है ना। तो इसका ए किससे जुड़ा हुआ है, टी से, यानी कि किससे, एडेनिन किससे जुड़ा हुआ है, थाइमिन से, और गुआनिन किससे जुड़ा है, साइटोसिन से। तो ATGC, AT यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता हाइड्रोजन का, वो होता ट्रिपल। तो ATGC। अभी मैंने तुम्हें एक चीज और बता दी है दोस्तों। अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसके अंदर शुगर कौन सी होती है, अभी मैंने बताया राइबोस। बॉक्स कौन था, मतलब इसके थाइमिन की वजह मैंने तुम्हें क्या बताया था, यूरेसिल, है ना। और इसकी रचना कैसी होती है, रचना कैसी होती है इसकी, एकल कुंडली। अभी मैंने उसकी बताई थी डबल कुंडली, इसकी कैसी होती है, एकल कुंडली। कार्य मेन क्या होता, प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण मतलब निर्माण, मतलब बनाना, निर्माण करना। प्रोटीन के अंदर देखो क्या होता, 20 अमीनो एसिड, 10 + 10 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता, प्रोटीन बनता। देखो मैंने बताया 10 + 10 ही क्यों बताया, क्योंकि 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर होते हैं और 10 हमें खाने से मिलते हैं। तो इन दोनों को मिला कितने हो गए, 20। इन 20 अमीनो एसिड से क्या बनता, प्रोटीन बनता, है ना, एक प्रोटीन बनता। तो समझ गए ना तुम इसे। तो अब ये देखो आरएनए का मुख्य काम कैसे, आरएनए काम कैसे करता। तो देखो 10 तो हमारे शरीर में पहले से अमीनो एसिड पहले से पड़े हुए हैं। अब हम ये देखो 10 ये कैसे खाने से लेता, जब खाना हमारे अंदर पचता, पेट में पहुंचता, तो देखो आरएनए का एक भाग होता mRNA, जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये क्या करता है, ये पहचान करता है उसकी। जैसे हमने कोई खाना खाया, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ खाना खाया और वो क्या है, ये मैसेंजर मतलब आरएनए क्या करेगा, उसकी पहले पहचान करेगा कि ये, हाँ ये वाले इसकी मतलब इस अमीनो एसिड की मेरे इस शरीर में जरूरत है, तो इसे उठा के अपने पास रख लेगा। इस वाले की जरूरत है, इसे उठा के रख लेगा। इस तरीके से ये 20 अमीनो एसिड को हमारे खाने से उठाता है ना। तो ये अमीनो एसिड को उठाएगा और ये क्या करेगा, बैठा ही रहेगा, ऐसे नहीं कि मतलब देखता रहेगा, यहीं बैठा हुआ देखता रहेगा। और जैसे कोई अमीनो एसिड आएगा उसे उठा के रख लेगा और किसे सौंप देगा, ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है, परिवहन का। देखो mRNA का काम क्या होता, इसे 3 भागों में डिवाइड करा गया, mRNA, tRNA, RNA, है ना। तो इसे 3 भागों में डिवाइड करा गया। M जो RNA होता है वो क्या करता, अमीनो एसिड की पहचान करता। tRNA क्या होता है, इनका परिवहन करता। परिवहन मतलब यात्रा करवा रहा है इन्हें, तो कहां लेके जाता, तो इन्हें लेके जाता आरएनए के पास। आरएनए मतलब क्या होता, इसे क्या करते हैं, इसका निर्माण कर देते, किसका, प्रोटीन का। 10 वे पड़े और 10 ये मिला के क्या हो जाएगा, फिर इसका एक प्रोटीन बन जाएगा। यही इसका मुख्य काम होता है। तो मैसेंजर मतलब mRNA पहचान करना, T परिवहन करना और R निर्माण करना। तो ये इनके मुख्य काम होते हैं, यही इनके प्रकार होते हैं। देखो दोस्तों डीएनए से डीएनए जब हम बनाते हैं तो इसे क्या, ये कौन सी, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। जब हम डीएनए से डीएनए यानी कि डीएनए की फोटो स्टेट एक तरीके से डीएनए की फोटो स्टेट करा ली, तो इसे क्या बोला गया, रेप्लिकेशन। और अगर हम डीएनए से आरएनए अगर हम बना रहे हैं तो क्या कहलाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो ये कैसी है, ये एक इस तरीके से, मतलब डीएनए से आरएनए बन गया ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। अगर आरएनए को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन। इस आरएनए से पूरी मतलब इस आरएनए से प्रोटीन बनने की पूरी घटना क्या कहलाती, ट्रांसलेशन यानी कि संश्लेषण। तो ये पॉइंट तुम याद रखना दोस्तों। आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय